स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ। इब्राहिम डंगे की चोट पर देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईडी की। पूजा सिंघल एंड कंपनी की मुश्किलें और बढ़ गई है। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पूजा सिंघल के पति समेत 4 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया है। वहीं पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब 26 जुलाई को सुनवाई होगी। तो बताएं कि पूजा सिंघल एंड कंपनी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि पूजा सिंघल एंड कंपनी की मुश्किलें इस वजह से बढ़ने वाली कि ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पूजा सिंघल के पति समेत 4 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया है। वहीं पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब 26 जुलाई को सुनवाई होगी। एंड कंपनी की और बढ़ी मुश्किलें। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के खिलाफ सम्मन जारी। अभिषेक झा समेत 4 आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल एंड कंपनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की विशेष अदालत ने चार्जशीटेड 4 आरोपियों को सम्मन जारी किया है। कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा समेत 4 आरोपियों को सम्मन जारी किया है। पूजा एंड कंपनी की बढ़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान। ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को जारी किया सम्मन। कोटी जिला परिषद के तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन को सम्मन। कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी के खिलाफ भी सम्मन जारी। सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया सम्मन। आरोपियों को खुद या फिर अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश। मनरेगा घोटाले में खूंटी के ये अधिकारी आरोपी हैं। आरोप है कि पूजा सिंघल समेत सभी आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए काले धन को सफेद किया था। इस मामले में ईडी ने 5 जुलाई को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा, पूजा और अभिषेक के सीएस सुमन कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, सहायक अभियंता शशि प्रकाश को आरोपी बनाया गया है। ईडी द्वारा दायर इसी चार्जशीट पर ईडी की स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लिया और पूजा के पति अभिषेक झा समेत चार्जशीटेड 4 आरोपियों को सम्मन जारी किया है। वहीं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। अब पूजा की जमानत याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी मांगी है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल एंड कंपनी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। सीधे रुख करेंगे अजय का। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, सीधा सवाल आपसे यह है कि पूजा एंड कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और आगे भी बढ़ने वाली नजर आ रही हैं। देखिए सारिफ, इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन लंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल कर रही हैं। ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल हुआ था, जैसी कि सूचना है, लगभग 5000 पन्ने का वो चार्जशीट है। पूजा सिंघल के अधिवक्ताओं ने कहा है कि चार्जशीट पढ़ने में वक्त लगेगा, लिहाजा उसकी सर्टिफाइड कॉपी मांगा है। क्योंकि वो 5000 पन्ने का है तो जाहिर सी बात है उस चार्जशीट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। पूजा सिंघल आईएएस अधिकारी जो निलंबित हैं, उनके अधिवक्ता यह चाहते हैं कि चार्जशीट की एक एक शब्द पढ़ लिए जाए, उसमें क्या है और कौन सा ऐसा वहाँ पर शब्द होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसके आधार पर जमानत की मांग की जाएगी। ये कानूनी प्रक्रिया है, लिटिगेशन का मामला है। कानून काम करता रहा है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन यह जरूर है कि पूजा सिंघल को जमानत के लिए थोड़ा और वक्त का इंतजार करना होगा। सारिफ, जमानत के लिए तो इंतजार करना होगा अजय, लेकिन जो पूजा सिंघल के पति समेत 4 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है, यानी कि एक नए सिरे से पूछताछ होगी। लगातार इनसे पूछताछ हुई, अब नए सिरे से पूछताछ होगी। तो इसको लेकर भी जो सवाल था कि इसको लेकर अब मुश्किलें बढ़ेंगी पूजा सिंघल की।
देखिए, पूछताछ एक प्रक्रिया है। ईडी के अधिकारी यह चाहते हैं कि कोई भी चीज़ यदि आगे वो बढ़ते हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं है, उनको भी कई जगहों पर फूंक फूंक कर कदम रखना होता है, क्योंकि अदालत में यदि कोई मामला जाए तो वहाँ वो फॉल्स केस न बन जाए। लिहाजा सम्मन जारी हुआ है। पूछताछ में क्या नई जानकारी निकलकर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यह तय है कि यह प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि लिटिगेशन का मामला होता है तो मुश्किलें बढ़ती हैं, और मुश्किलें इस कदर भी बढ़ती हैं कई बार कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि सम्मन जारी होने के बाद क्या कुछ पूछताछ में नई चीज़ें सामने आता है, क्योंकि इससे पहले ईडी के अधिकारी अभिषेक झा से लगातार पूछताछ करते रहे हैं। मुझे लगता है कि अभिषेक झा उन्हीं बातों को आगे भी दोहराएंगे जो अब तक वो पूछताछ में बोलते रहे हैं या फिर ईडी को सहयोग करते रहे हैं। कोई नई चीज़ निकलकर सामने आएगी, इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया है, तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है तो मुझे लगता है कि पूजा सिंघल 26 जुलाई को जब अगली सुनवाई होगी, तब तक जो ईडी का जो चार्जशीट है लगभग 5000 पन्ने का, तो अब उसको पूजा सिंघल का अधिवक्ता अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्या कुछ लिखा हुआ है, चार्जशीट में किन बातों का उल्लेख किया गया है, वो कौन सा रास्ता होगा जिसके माध्यम से अदालत को ये संतुष्ट किया जा सके कि पूजा सिंघल को जमानत दे दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगली सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूजा सिंघल के अधिवक्ता भी इस लेकर होमवर्क कर रहे होंगे। जहां तक सम्मन की बात है, तो नई चीज़ें यदि पूछताछ में सामने आती है तो नई तरह से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन ये पूछताछ का क्या सिलसिला होगा, क्या रिटर्न में ईडी के अधिकारी सवाल देंगे, रिटर्न में अभिषेक झा से पूछताछ की जाएगी या फिर सब कुछ भरबली होगा। हालांकि भरबली जब भी पूछताछ होती है तो उसकी रिटर्न कॉपी तैयार की जाती है। तो इंतजार है 26 जुलाई का कि पूजा सिंघल के जमानत की याचिका पर क्या कोई फैसला आता है। लेकिन इस बीच जैसा कि आपने कहा कि अभिषेक झा को सम्मन जारी किया गया, साथ में 3 अन्य लोगों को भी, तो उनसे ईडी पूछताछ करेगी। क्या सेटिस्फैक्शन ईडी के अधिकारियों को मिलता है, कितने संतुष्ट हो पाते हैं इस केस को लेकर, ये देखने वाली बात होगी सारी। अजय, एक और चीज महत्वपूर्ण कि ईडी की पूरी कार्रवाई आप देखिएगा तो ईडी कोई हड़बड़ी में नहीं है। ईडी तमाम लोगों को सम्मन जारी कर रही है। पूछताछ के लिए अगर उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो वेट कर रही है। कई डीएमओ उपस्थित नहीं हुए थे, तबीयत खराब या अपनी व्यस्तता की जानकारी दी थी। उसके बाद फिर वो जब समय मिला तो ईडी कार्यालय, तो कोई हड़बड़ी नहीं ईडी की कार्रवाई में। ईडी तमाम साक्ष्यों को जुटा रही है, सम्मन देकर लोगों को जिन पर आरोप है या लग रहा है कि इनकी भी संलिप्तता या इनकी भूमिका हो सकती है, उनको बुलाया जा रहा है। और गिरफ्तारी करने में भी कोई हड़बड़ी ईडी नहीं दिखा रही है। पूछताछ किया जा रहा है। बहुत लोगों को ऐसा है कि 2-3 दिन पूछताछ किया गया और उसके बाद डिटेन किया गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो ईडी का देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि पूरे जो तैयारी के साथ ईडी आई थी और उसके बाद यहाँ जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ, सम्मन देकर बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ और फिर नए चार्जशीटेड लोगों को फिर सम्मन देकर पूछताछ, अभिषेक झा से लगातार पूछताछ हो रही है, फिर सम्मन देकर पूछताछ। तो नए जो इनपुट्स मिल रहे हैं ईडी को, उसके आधार पर ईडी अपने जांच का दायरा भी बढ़ा सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मेरा सवाल यह है कि ईडी के जो प्रोसेस है पूछताछ की, जो आप देख रहे हैं अब तक जो हुआ झारखंड में, उसे, और दूसरा कि अब जो 4 लोग और जाएंगे ईडी के सम्मन पर, क्या जो साक्ष्य मिले हैं इधर छापेमारी या गिरफ्तारियों या पूछताछ में, उसके आधार पर अब नए सवाल ईडी के पास? सारी ईडी की जो पूछताछ होती है, कई बार गलतफहमियां यह हो जाती है कि ईडी की पूछताछ कोई दारोगा टाइप की पूछताछ नहीं होती कि आपका क्या नाम है, तो किसी ने कह दिया कि अमुक नाम है, पिताजी का नाम क्या है, तो यहाँ कहाँ रहते हैं। ईडी की जो पूरी पूछताछ होती है वो एक सहयोग का रवैया होता है। वहाँ डंडा नहीं चलता कि किसी थानेदार के हाथ में डंडा है, सामने पुलिस अधिकारी बैठा हुआ है, जोर से कोई आवाज़ दे रहा हो कि ये बताओ वो बताओ। ईडी की जो पूछताछ की प्रक्रिया है, ईडी की कार्रवाई जो हुई है, जो लोग भी इसको कवर कर रहे हैं या जानते हैं, ईडी की कार्रवाई पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है उनकी, एक सवाल देने के बाद करीब उस पर जो जवाब आता है संबंधित व्यक्ति का, उसको रिटर्न में भी लिया जाता है कि आप बताइए, और साथ ही वीडियोग्राफी भी होती है ताकि कल को कोई यह ना कहे कि मैंने कहा था कुछ और आपने रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया कुछ। कल्पना कीजिए कि यानी कोई व्यक्ति ईडी के सामने गया, उससे उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है,
अगले ने कहा कि मेरा नाम ABC है, तो वो लिख कर देना होता है कि मेरा नाम ABC है। उसकी जो प्रक्रिया होती है, इसलिए देखते होंगे आप कि एक एक व्यक्ति से रात 10-10 बजे तक पूछताछ होती है एक दिन, फिर दूसरे दिन बुलाया जाता है, क्योंकि सवाल इतने ज़्यादा होते हैं और एक सवाल को लेने और उसका जवाब फिर स्वीकार करने में जो प्रक्रिया होती है वो लंबी होती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ईडी हड़बड़ी में रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जांच एजेंसी है जिस पे पूरे भारत के लोग विश्वास करते हैं। लॉ के तहत ईडी काम करता है, चाहे कोई भी मामला हो। तो एक प्रकार से ये चीज़ें देखी जाती हैं कि ईडी की जो कार्रवाई होती है, पूछताछ का जो सिलसिला होता है, वो लंबी इसलिए हो जाती है कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेने के बाद उस पर संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि कहा जाता है कि हमने ये सवाल आपसे पूछा और आपका ये जवाब है, ये रिटन में कॉपी है, क्या ये आपके जवाब से रिटन वाला जवाब मैच कर रहा है या नहीं। यदि वो संबंधित व्यक्ति बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही है, जो मैंने कहा है वही चीज़ें लिखी हुई है, फिर उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, तब यह माना जाता है कि एक सवाल का जवाब आ गया। अब दूसरा सवाल, फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ईडी के काम करने का ये तरीका है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये दारोगा और आरोपी के बीच की पूछताछ नहीं होती है कि अपना नाम बताइए, फिर कड़क होकर किसी ने कहा कि सच बताओ, फिर कहा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, फिर उसने कहा कि नहीं सच बताना है आपको। ऐसा नहीं होता है। जो मैंने कहा ये ईडी की प्रक्रिया है, इसलिए लंबी पूछताछ चलती है। कोई व्यक्ति यदि सुबह 10 बजे जाता है तो आपने देखा होगा, इसी मामले में मनरेगा वाले मामले में ही कई लोग ईडी के दफ्तर में गए और सुबह 10 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई, तो वो रात 7 बजे, 7:30 बजे, 8-9 बजे तक चलती है। जैसा कि मैंने कहा कि एक सवाल का जवाब यदि किसी व्यक्ति ने दिया, उसकी रिटन कॉपी तैयार होती है, फिर वो रिटन कॉपी संबंधित व्यक्ति को दिया जाता है कि आपने ये जवाब दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। यदि संबंधित व्यक्ति कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा लेकिन रिटन में ये चीज़ें आ गई हैं, फिर उसको बदला जाता है। ये ईडी के काम करने का तरीका है, क्योंकि एक ऐसी जांच एजेंसी है जिस पर कि पूरी तरह से दारोमदार होता है कि जो साक्ष्य वो कोर्ट में लेकर जाए, कहीं से ऐसा ना हो कि वो फॉल्स साबित हो जाए। लिहाजा ये लंबी प्रक्रिया होती है। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी उस मामले में तब तक नहीं होती जब तक ये लगता है कि संबंधित व्यक्ति से को मैं पूछताछ के लिए बुला रहा हूँ और ये विश्वास होता है ईडी को कि इसे अगले दिन भी बुलाऊंगा तो आएगा, 1 सप्ताह बाद भी बुलाऊंगा तो आएगा। और कहीं से यदि ईडी को लगता है कि संबंधित व्यक्ति जांच में सहयोग कर रहा है, तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जो मेरी समझ कहती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं, अभिषेक झा लगातार ईडी के पास आते रहे, जब ईडी ने बुलाया तब तक वो आते रहे। लिहाजा आपने देखा कई बार ऐसी भी बातें आई, अफवाह फैली बाजार में कि अभिषेक झा को हो सकता है कि अरेस्टिंग हो जाए, इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन अजय, ईडी की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई निरंतर जारी है झारखंड में, और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ ईडी का रुख होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।